अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पादरी साहब ने अपना तारुफ यूँ करवाया। मेरा नाम कार्लोस है, मैं गोवा का रहने वाला हूँ। तुम्हें इंडियन मिलिट्री पुलिस के नरगे में देखते ही मैं समझ गया था कि तुम किसी भारी मुश्किल में हो। मैंने उसी वक्त तुम्हें उस मुश्किल से निजात दिलाने का फैसला कर लिया था। चुनाचे जब इंडियन कैप्टन ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने वो कुछ बता दिया जो तुमने भी सुन लिया है। अब ये बताओ बिरादर कि तुम फौज की जद में कैसे आ गया? कहीं तुमने किसी फौजी के घर में चोरी तो नहीं की? ये पादरी पहले पादरी से भी ज़्यादा भोले भाले थे। मैंने इनका हाथ चूमा और आंखों में मसनू आंसू लाते हुए कहा, फादर कार्लोस मुझे माफ़ कर देना, खुदावंद भी मुझे माफ़ करे। मैं पादरी नहीं हूँ बल्कि एक आदि मुजरम हूँ। मैं एक फ़ौजी अफसर के घर चोरी करके भागा हूँ। पुलिस मेरे पीछे लग गई। मैं एक पादरी साहब के मकान में जा घुसा जो बंद पड़ा था। वहाँ मैंने अपना हुलिया पादरियों जैसा बनाया और मकान की पिछली खिड़की से निकलकर भागा तो गली की नुक्कड़ पर पहुँचते ही मिलिट्री पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस गिरजा घर का पादरी हूँ। चुनाचे वो मुझे तहकीकात के लिए यहाँ ले आए। फिर जो हुआ वो आपको मालूम ही है। पादरी मुझे अपने क्वार्टर में ले गया। उनका मुलाजिम नाश्ता तैयार कर रहा था। पादरी कार्लोस ने मेरे साथ मेज़ पर बैठकर नाश्ता किया और मुझे नेक बनने की तलकीन करते रहे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आइंदा हरगिज़ चोरी नहीं करूँगा और नेक बनकर ज़िंदगी बसर करूँगा। पादरी कार्लोस बहुत खुश हुए, मेरे सर पर हाथ फेर कर बोले, तुम्हारा नाम क्या है मेरे बच्चे? मैंने अपना नाम बसंत बताया। वो कहने लगे, बसंत, अगर तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं तो तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। यहाँ चर्च में थोड़ा बहुत काम कर दिया करना। अगर कभी चोरी करने का तुम्हारा दिल में ख्याल है तो भी चर्च की फ़िज़ा तुम्हें इस गुनाह से बचाए रखेगी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? मैं तो शायद वहाँ चंद घंटों का मेहमान था। मैंने फ़ौरन हाँ कर दिया। पादरी कार्लोस ने खुशी का इजहार किया और मुझे बताया कि इस क्वार्टर के पीछे एक छोटा सा कमरा है, वो तुम इस्तेमाल कर लेना। अब तुम ये पादरी का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लो तो अच्छा है। क्या ख्याल है? मैंने हंसकर कहा, फादर, मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं। उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ दी और कहा, फर्नांडिस भाई, हमारे दोस्त के लिए धोती कुर्ता लाना, धुला हुआ हो। यस फादर कहकर नौकर अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद वो मेरे लिए सफ़ेद धोती और कुर्ता ले आया। मैंने पादरियों वाला लिबास उतार कर गुजरातियों वाला धोती कुर्ता पहन लिया। पादरी कार्लोस ने मुझे मोमबत्तियों वाले 2 क्षमादान देकर कहा कि मैं बरामदा में बैठकर इनमें जमी हुई मोम साफ करूँ। मैं क्षमादान लेकर बरामदे में बैठ गया। कुदरत ने मुझे दूसरी बार मौत के मुंह से बचा लिया था। इसके लिए मैं मशीयत इज़्ज़ी के बाद पादरी कार्लोस का दिल ही से बेहद शुक्रगुजार था। लेकिन मरहट्टा कैप्टन के चेहरे पर मैंने जो शक व शुबे की लकीर देखी थी वो मुझे इस वक्त भी कुछ कुछ परेशान कर रही थी। मैंने यही फैसला किया कि किसी तरह चर्च से अपने एजेंट के क्वार्टर की तरफ ही चला जाऊँ तो मेरे लिए बेहतर होगा। वो एक तजर्बाकार जासूस था, वो मुझे किसी महफूज मकाम पर पहुंचा देगा। मैं चर्च से चल निकलने के लिए बेताब सा हो गया। न जाने क्यों वहां अपने आप को गैर महफूज समझ रहा था। चर्च से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं था, बस क्षमादान एक तरफ रख कर चर्च के गेट से बाहर निकल जाना था और मैंने ऐसा ही किया। पादरी कार्लोस अभी अपने क्वार्टर में ही थे कि मैंने क्षमादान एक तरफ कमरों के सतून के साथ रखे और बरामदे की सीढ़ी उतरकर गिरजा के गेट से बाहर निकल गया। जिस चौक में यह गिरजा वाक़ था इसकी 3 जानब तो रिहायशी फ्लैट थे और एक जानब जनी सामने की तरफ एक खुला पार्क था। उस पार्क में बच्चे खेल रहे थे। यहाँ ताड़ और कटहल के बेशुमार दरख्त थे। नीम और इमली के दरख्त भी दूर से नजर आ रहे थे। जंगलों में रहने के बाद मुझे तमाम दरख्तों की पहचान हो गई थी। यहाँ से मुझे शहर के जनूब मशरकी हिस्से की तरफ जाना था, जहाँ एक कारखाने के तालाब के पास अपना एजेंट दादा भाई का गैराजनुमा क्वार्टर था। इस रास्ते से मैं 2-3 बार पहले भी गुजर चुका था। मेरे पास पहले वाले नेक दिल पादरी के दिए हुए रुपयों में से सिर्फ 6 रुपये बाकी रह गए थे। इन पैसों में कोई रक्षा लेकर अपने एजेंट के पास पहुंच सकता था। गिरजा से बाहर आते ही मैं बाएं तरफ फुटपाथ पर हो गया। लोग आ जा रहे थे। चौक में से मोटर गाड़ियां, विक्टोरिया और रक्षा गुजर रहे थे। ट्रैफिक का हल्का हल्का शोर था। मैं किसी खाली रक्शे को देख रहा था। एक रक्शे ने फुटपाथ के पास एक स्टोर के सामने सवारियों को उतारा तो मैं उसकी तरफ तेज तेज चला। रक्शा खाली हो गया था। मैं रक्शे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक मिलिट्री पुलिस वाला मेरे सामने आ गया। पादरी साहब किधर का इरादा है? अब आपको हमारे साथ चलना होगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर मैंने इसे पहचान लिया।
ये फौजी जवान मरहट्टा कप्तान के साथ मुझे गिरजा में लाया था। इसे मरहट्टा कैप्टन ने मेरी निगरानी के लिए बहर मुतय्यन कर रखा था। उसका हाथ पेटी में लगे पिस्तौल के दस्ते पर था। दूसरे सेकंड में मेरे सर की टक्कर उसके पेट में इतनी ज़ोर से लगी कि वो दोहरा होकर पीछे को गिरा। रक्षा ड्राइवर हैरान और परेशान होकर भागने लगा तो मैंने उसे लात मारकर दूसरी तरफ गिराया और रक्षे में छलांग लगा दिया। रक्षा स्टार्ट किया तो पीछे से पिस्तौल का फायर हुआ। मैं रक्षे को एक झटके के साथ वहां से निकाल कर चौक की तरफ ले गया। पीछे मजीद फायर हुए। चौक में शोर मच गया। आगे ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई थी, मगर मैंने कोई परवाह न किया और दो मोटर गाड़ियों के बीच में से रक्षा को तूफान बैल की तरह चलाता निकल गया। मेरा रुख अब उस सड़क की तरफ था जो कोने वाले कुशादा पार्क के साथ दूर तक चली गई थी। सामने से बस आ रही थी। मैंने रक्षे को एक तरफ कर लिया और अंधाधुंध बढ़ता चला गया। फिर तेजी से एक तरफ घूमा तो सामने छोटा सा पुल आ गया। मैं रक्षे को तकरीबन फुल स्पीड पर चला रहा था। पुल के पार जाते ही मैं एक नई बस्ती में दाखिल हो गया। यहाँ नए बंगले बने हुए थे। मैं उस बस्ती की गलियों में रक्षे को दाएं बाएं घुमाता हुआ बस्ती के अकब की तरफ निकल गया। मैं सामने लगे शीशे में से पीछे का बराबर जायजा ले रहा था। मेरे पीछे कोई टैक्सी या रक्षा मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। नई बस्ती के पीछे मुझे दूर एक कारखाने की तरफ मजदूर जाते दिखाई दिया। मैं रक्षे को कारखाने के एक तरफ ले गया। झाड़ियों के पीछे रक्षे को एक गड्ढे के किनारे खड़ा करके खुद बाहर निकला और इक्का दुक्का बने क्वार्टरों की दीवारों की आड़ लेता कारखाने के गेट के पास आ गया। मजदूर अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं भी उनके साथ ही कारखाने के अहाते में दाखिल हो गया। ये कपड़े का कारखाना था। अहाते में एक जनब दो ट्रक खड़े थे जिन पर कपड़ों की बड़ी बड़ी गांठें लादी जा रही थीं। कारखाने के बड़े दफ्तर की पेशानी पर विश्वनाथ कलाथ मिल्स गुजराती ज़बान में लिखा था। मैं यूं ही दफ्तर के बरामदे में चला गया। ऑफिस के बाहर चिपड़ासी स्टूल पर बैठा था। मैंने उसे नमस्कार किया और कहा कि मैं बेकार हूँ, नौकरी की तलाश में आया हूँ। चिपड़ासी ने बड़ी बेजारी से मुझे वहाँ से चले जाने का इशारा किया। मैंने कहा, भाई मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, परदेसी हूँ, रात स्टेशन पर गुजारी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। चिपड़ासी रखई से बोला, अरे भाई जी, हमने नौकरी दिलाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। तमिलनाडु के हो तो मैं क्या करूँ, जाओ, यहाँ नौकरी नहीं है। इतने में चीख के पीछे से आवाज़ आई, हरभजन लाल, इस आदमी को अंदर भेज दो। चिपड़ासी फौरन स्टूल से उठ खड़ा हुआ। अच्छा साहब, फिर चीख उठा दिया। मैं दफ्तर में दाखिल हो गया। मुझे नौकरी वगैरह की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आगे पीछे लगी मिलिट्री पुलिस से छुपना चाहता था। दफ्तर महफूज सा था, मगर बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी। बड़ी मेज के पीछे कुर्सी पर एक काले रंग का घुंघरियाले बालों वाला मोहम्मद आदमी ठंडे सूट में बैठा सिगार पी रहा था। फिजा में सिगार की खुशबू फैली हुई थी। उसने अपने सुनहरी फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से मुझे गौर से देखा और पूछा, तुम तमिलनाडु के रहने वाले हो? मैं समझ गया कि इसने मेरे साथ ये रियायत मेज इसलिए की है कि ये शख्स भी ज़रूर तमिलनाडु का रहने वाला है। मैंने नमस्कार करते हुए कहा, जी हाँ साहब, मैं माजुरई का हूँ, माता पिता नहीं है, कोई भाई बंद भी नहीं रहा, कल से शहर में बेकार भूखा प्यासा फिर रहा हूँ। नौकरी मिल जाए तो आपकी बड़ी दया होगी। क्या नाम है तुम्हारा? उसने मुझे घूरते हुए कहा। कृष्ण, मैंने बड़े अदब से कहा। उसने मुझे कोने में रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। फिर चिपड़ासी को बुलाकर मेरे लिए चाय और बिस्कुट लाने को कहा। चिपड़ासी मेरी तरफ घूरता हुआ बाहर निकल गया। अब उस उधेड़ उम्र शख्स ने कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं खुद तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मगर मैं रामेश्वरम का हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने कारखाने में मुलाजिम रख लेता हूँ। तुम कितना पढ़े लिखे हो? जनूबी भारत में तालीम बहुत आम है और हर स्कूल इंग्लिश मीडियम होता है। यही वजह है कि आपको 90% जनूबी हिंद के लोग ऐसे मिलेंगे जो बड़ी रवानी से अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। मैंने कहा कि मैं सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। वो सिगार की राख स्ट्रे में झाड़ते हुए बोला, ठीक है, तुम आज से कारखाना में काम शुरू कर दो। अभी तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये होगी, फिर तुम्हारी तरक्की कर दूंगा। इतने में चिपड़ासी चाय और बिस्कुट ले आया था। मैं चोरी चोरी चीख में से बाहर भी निगाह डाल लेता था, क्योंकि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ रक्षा मेरे दुश्मनों को बोझ तक आने में मदद दे सकता था। उस आदमी ने फ़ोन पर सिन्हा से मेरे बारे में बात किया और फिर तमिल ज़बान में मुझसे मुखातिब हुआ, कृष्ण, जाओ सिन्हा साहब से जाकर मिल लो। मेरे कमरे से तीसरा कमरा उसका है। मैं प्रणाम करके दफ्तर से बाहर आ गया। मिस्टर सिन्हा के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि जिधर मैंने रक्षा खड़ा किया था,
उस तरफ से मिलिट्री पुलिस के 2 जवान कारखाने की तरफ आते दिखाई दिया। मैं उल्टे कदम वापस हुआ और लंबे लंबे डंक भरता चिपड़ासी के करीब से गुजरता बरामदे की दूसरी जानब निकल गया। यहाँ गांठों से लदा हुआ ट्रक रवाना होने के लिए पीछे की तरफ खिसक रहा था। मुझे और तो कुछ न सूझा। लपे कर ड्राइवर के पास गया और बड़े तमाश से कहा, मुझे सिन्हा साहब ने साथ जाने को कहा है। मिस्टर सिन्हा का नाम मैंने सुन रखा था। सिन्हा का नाम सुनकर ड्राइवर ने मुझे इशारे से पीछे बैठने को कहा। मैं भागकर ट्रक की पिछली तरफ गया और उछलकर उसमें सवार हो गया और बड़ी बड़ी गांठों के पीछे छुप कर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद ट्रक कारखाने के इहाते से निकलकर किसी न मालूम मंजिल की तरफ रवां दवां था। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया। अगर मैं होशियारी से काम ना लेता तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। एक बड़ी सड़क पर आने के बाद ट्रक की रफ्तार तेज हो गई थी। वो शहर के जनूब मगरबी हिस्से की तरफ जा रहा था। शायद उसे शहर से बाहर किसी गोदाम में जाना था। बहरहाल मैं ट्रक के पीछे दबका बैठा सोच रहा था कि ट्रक की रफ्तार ज़रा धीमी हो तो बाहर छलांग लगा दूं। ट्रक एक नदी के पुल के करीब था। उसकी रफ्तार मध्यम हो गई। मैंने सर निकाल कर दाएं बाएं देखा। खेतों में कहीं कहीं मकान बने हुए थे। ट्रक पुल पर से गुजर गया। उसकी रफ्तार फिर तेज हो गई। मैं पीछे को सिमट गया। ट्रक शहर की गुंजान आबादी से बाहर निकल आया था। मेरी खुशकिस्मती के आगे रेल का फाटक बंद था। जो ही ट्रक एक बस के पीछे रुका, मैं बाहर कूद गया। लोगों की नज़रों को धोखा देने के लिए मैं यूं इत्मीनान से सड़क की ढलान उतरने लगा जैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है। नशेब में खेत थे। 2-4 खेतों में ऊंची फसल खड़ी थी। मैं फसल की ओट में आते ही लंबे लंबे डग भरने लगा। अंदाजे से मैंने अपना रुख जनूब मशरक की तरफ कर लिया था, क्योंकि इस रुख पर अपने एजेंट की कमीगा यानी गैराज था। इस इलाके से मैं पहली बार गुजर रहा था। खेत खत्म हुए तो गवालों की बस्ती आ गई, जहाँ गायें इधर उधर बंधी हुई थीं और गवाले अपने काम काज में लगे थे। मैं खामोशी से 2-1 को नमस्कार करता हुआ वहाँ से गुजर गया। रेलवे लाइन बुलंदी पर थी। मैंने उसे पार करने की बजाय उसके मुतवादी ज़रा नशे में रहकर ही चलना ज़्यादा मुनासिब समझा। रास्ते में 2-1 फाटक भी आए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक उस कारखाने की चिमनी दिखाई नहीं दी थी जो अपने एजेंट के गैराज के करीब वाक़ था। मैंने हिम्मत न हारी और चलता चला गया। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि मैं ठीक से चल रहा हूँ। सूरज सर पर आ गया था। चलने से मुझे गर्मी लग रही थी और पसीना भी बहने लगा था। एक जगह मैं रेलवे लाइन पर चढ़ा तो दूर दरख्तों के हक़ में किसी कारखाने के ऊपर को उठी हुई चिमनी नजर आई। मेरे दिल ने कहा कि यही वो कारखाना है जिसकी मुझे तलाश है। मैंने रेलवे लाइन पार की और दूसरे सिम चल पड़ा। मेरे पीछे एक मुसाफिर गाड़ी रेलवे लाइन पर से शोर मचाती गुजर गई। यहाँ इर्द गिर्द गंदे जोहर थे, जहाँ स्क्रैप के ढेर लगे हुए थे। आखिर मैं दरख्तों के झुंड में से होता हुआ कारखाने के करीब आया तो मेरा चेहरा खुशी से दमक उठा। मेरी बाएं तरफ पुरानी बरादरी वाला तालाब था और कुछ फासले पर अपने एजेंट का क्वार्टर साफ नजर आ रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए तालाब की बरादरी के पास आकर रुक गया। फिर क्वार्टर की तरफ गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई नहीं है। क्वार्टर के सामने गैराज का जितना हिस्सा मुझे नजर आ रहा था वो वीरान वीरान था। कोई पुरानी गाड़ी भी वहाँ खड़ी नहीं थी। मेरा दिल ये सोचकर परेशान सा हुआ कि कहीं एजेंट पकड़ा तो नहीं गया। मुझे बारादरी के पीछे 15 मिनट गुजर गया। इस अरसे में ना तो वहाँ कोई आया और ना कोई क्वार्टर में से बाहर ही निकला। अपने एजेंट का कारीगर लड़का भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैंने खुद जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला किया। मैं बारादरी से हटकर क्वार्टर की अगली दीवार की तरफ चलने लगा। मैं यूँ चल रहा था जैसे क्वार्टर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि उसके करीब से गुजरने वाला हूँ। क्वार्टर के पीछे पहुंचकर देखा कि क्वार्टर की पिछली खिड़की बंद थी। मैं आगे से होकर क्वार्टर के सामने आ गया। वहाँ की गैराज खाली और वीरान पड़ा था। बरामदे में कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। ज़रा करीब गया तो देखा दरवाजे पर ताला लगा था। गैराज के कोने में जो नलका लगा था, मैं वहाँ बैठकर मुँह हाथ धोने लगा। मैं गौर कर रहा था कि अपना एजेंट कहाँ है। क्या वो किसी काम से शहर गया हुआ है या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? अगर वो गिरफ्तार हो गया है तो खुफिया पुलिस के आदमी ज़रूर इस क्वार्टर की निगरानी कर रहे होंगे। मैं ज़्यादा मोहतात हो गया। बड़ी तवज्जो से पानी के छींटे मुंह पर मारने लगा, फिर ज़ोर ज़ोर से गरारे करने लगा जैसे मुझे इर्द गिर्द की फिजा से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुंह हाथ धोकर उठा, धोती के पल्लू से मुंह खुश किया और नज़र भर कर एक बार फिर क्वार्टर के दरवाजे पर लगे ताले को देखा। उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, मामूली सा ताला था। मैंने तालाब वाली बारादरी की तरफ कदम उठाया ही था
کہ مجھے پیچھے سے سائیکل کی گھنٹی کی آواज़ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو اپنا ایجنٹ سائیکل پر سوار آگے اوزاروں کا تھیلا لٹکائے چلا رہا تھا۔ اسے بخیر و خوبی دیکھ کر جان میں جان آئی۔ نلکے کو دوبارہ کھول دیا اور منہ نل سے لگا کر پینا شروع کر دیا۔ اپنا ایجنٹ سائیکل پر سے اتر آیا اور میرے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی رازداری سے بولا، درختوں میں چلے جاؤ، آدھ گھنٹے بعد آنا۔ میں یوں ہی زور زور سے کھانسا ہوا تالاب کی طرف چل پڑا۔ تالاب کی ایک جانب نیم کے 2-4 درخت اگے تھے۔ میں ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں گھاس پر لیٹ گیا۔ میں اس رخ پر لیٹا تھا کہ میری آنکھیں کوارٹر کے احاطے کو صاف طور پر دیکھ رہی تھیں۔ دادا بھائی تالا کھول کر کمرے میں گیا۔ واپس باہر آیا تو ہاتھ میں ایک کنستر پکڑا ہوا تھا۔ کنستر ایک طرف رکھ کر وہ واپس کمرے میں گیا اور اندر سے ایک چارپائی نکال کر صحن میں لا کر بچھا دیا۔ پھر وہ کسی گاڑی کا مڈ گارڈ اٹھا لیا اور اسے ریتی سے رگڑنا شروع کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھے آدھ گھنٹہ بعد آنے کا سگنل کیوں دیا ہے۔ اس نے چارپائی بھی کمرے سے نکال کر بچھا دی تھی۔ ضرور کوئی مہمان آ رہا تھا۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچی سڑک پر مجھے دور سے ایک موٹر سائیکل آتا نظر آیا۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ موٹر سائیکل پر پولیس کا ایک سپاہی بیٹھا تھا۔ میں نے اس پر نظریں گاڑ دیں۔ یہ کم بخت یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اگر مجھے اپنے ایجنٹ نے درختوں میں جانے کا اشارہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہاں پولیس کا ایک سپاہی آ رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ سپاہی موٹر سائیکل لے کر گیراج کے احاطے میں آ گیا۔ اپنے ایجنٹ نے اٹھ کر اسے سلام کیا۔ موٹر سائیکل سپاہی نے ایک طرف کھڑی کر دیا۔ ایجنٹ اسے جھک کر ادھر ادھر سے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر سپاہی سے کوئی بات کیا اور چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سپاہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اپنے ایجنٹ نے موٹر سائیکل کے انجن میں سے کوئی پرزہ نکال کر اسے میلے چیتڑے سے پوچھا اور پھونک مار کر غور سے دیکھا، پھر سپاہی سے باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ بار بار موٹر سائیکل کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سپاہی نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی، پھر چارپائی سے اٹھا اور اپنے ایجنٹ سے کچھ باتیں کرنے کے بعد پیدل ہی واپس چلا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹل گئی۔ اپنا ایجنٹ اسی طرح زمین پر بیٹھ کر گاڑی کے مڈ گارڈ پر ریتی چلانے لگا۔ ریتی کے کھنچنے کی آواز برابر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ سپاہی سڑک پر کافی دور جا چکا تھا، مگر اپنا ایجنٹ دادا بھائی اسی طرح کام میں مگن رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر سڑک کی طرف دیکھا۔ کچی سڑک بالکل خالی تھی۔ تب اس نے ان درختوں پر ایک نظر ڈالی جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب میں اس کے پاس آ جاؤں۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اپنا رخ کوارٹر کی طرف کر لیا۔ کوارٹر کے احاطے میں پہنچ کر میں نے اپنے ایجنٹ سے کوئی بات نہ کی اور پانی کے نلکے کو کھول کر ہاتھ دھونا شروع کر دیا۔ ایجنٹ نے مڈ گارڈ پر ریتی گھستے ہوئے کہا، اندر چلے جاؤ۔ میں دھوتی کے پلو سے ہاتھ صاف کرتا کوارٹر کے اندر چلا گیا۔ اندر چارپائی نہیں تھی۔ کونے والے تخت پر مستریوں کے اوزار پڑے تھے۔ میں تخت کے کونے پر بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد دادا بھائی ادھ کھلے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ باہر دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، تمہاری اس ڈاکو لڑکی نے مجھے سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں چونک پڑا۔ ڈاکو لڑکی سے دادا بھائی کی مراد یقیناً سدھا رنگنی ہی ہو سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولے جا رہا تھا، تمہیں اس کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات تمہارے ریکارڈ میں درج ہو جائے گی کہ تم نے دشمن کے ملک میں ایک عورت پر بھروسہ کر کے اسے اپنے آپریشن میں شریک کیا۔ میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا، کیا سدھا رنگنی بھاگ نکلی ہے؟ ایجنٹ نے غصیلی آواز میں مجھے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، اس عورت کی وجہ سے ہم اپنے ایک قیمتی اور لائق سائنسداں سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ تمہاری لیڈر نہیں تھی، پھر تم نے اس کے پیچھے لگ کر سانپوں کی پٹاری جیپ پر کیوں پھینکی؟ کیا کبھی اس طرح بھی کمانڈو آپریشن ہوئے ہیں؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایجنٹ ایک بار پھر غصے سے بولا، یہ ڈاکو عورت بھی ہمارے راز میں شریک ہو گئی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بھارت کی رہنے والی ہے۔ وہ کسی بھی وقت ہمارے خلاف مخبری کر سکتی ہے۔ ایجنٹ اصولی طور پر ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن وہ سدھا رنگنی کے کردار سے واقف نہیں تھا۔ جب میں نے اسے دوبارہ سوال کیا کہ سدھا رنگنی فوج کی حراست سے بھاگ گئی ہے تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا، کیا تم مجھ سے عشق کر رہے ہو؟ تم اپنے ساتھ مجھے بھی لے ڈوبو گے، لیکن یاد رکھو اگر ایسا وقت آ گیا تو میں تمہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دوں گا، ہاں میرے سامنے تمہیں پھانسی کیوں نہ دی جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے باہر احاطے میں چلا گیا۔ اس کی باتوں کا میں نے برا نہ مانا کیونکہ وہ اپنی جگہ پر سچا تھا، لیکن اسے اس حقیقت کی خبر نہیں تھی کہ سدھا رنگنی جان دے دے گی لیکن میرے خلاف مخبری نہیں کرے گی۔ میں اپنے دلی جذبات کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔
सच्ची बात यह है कि मुझे सिद्धारंगनी के बच निकलने की बेहद खुशी हुई थी। उस समय में शायद पहली बार मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं वाकई सिद्धारंगनी से मोहब्बत करने लगा हूँ। मेरा जज्बा मोहब्बत जैसे यकलख्त बेदार हो गया था और मेरे ज़मीर को कचूके लगा रहा था कि मैंने इससे पहले सिद्धारंगनी को मरहट्टा फौजियों के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश क्यों ना किया। मेरी आंखों में उसकी केसरी आंखों वाली वैसी शिकल घूमने लगी। मेरा दिल उससे मिलने को बेताब हो गया। उसकी शाम की पुकार जैसी खुश्क पर असरार आवाज़ मेरे कानों में सरगोशियाँ कर रही थी, मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं सिद्धारंगनी की बहादुरी पर दंग रह गया। मराठा फौजियों की कैद से निकलकर उसने शुजाअत का बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया था। मुझे अपने एजेंट से भी हमदर्दी थी, मुझे उसकी मजबूरियों का भी एहसास था, लेकिन वो नहीं जानता था कि सिद्धारंगनी मेरे इस मिशन में मेरी किस कदर मददगार साबित हुई है। उसकी मदद के बगैर शायद मैं डॉक्टर अफरीदी की बेटी नूरीन को भी दुश्मन के हिसार से निकाल कर उसके पास ना पहुंचा सकता था। अभी तक अपने एजेंट ने मुझे नूरीन के बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचने के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बाहर इहाते से गायब हो गया था। मैंने दरवाजे की दर्द में से बाहर देखा, वो इहाते में नहीं था। ये भी वैसे कमाल का आदमी था, दुश्मन के मुंह में बैठकर हमारी हिफाजत भी कर रहा था और अपना फ़र्ज निभा रहा था। उसने सिद्धारंगनी को ज़रूर किसी और मकाम पर रखा होगा। उसकी सैकल इहाते के दीवार के साथ लगी हुई थी। वो पैदल कहाँ चला गया था। मैं दीवार के साथ लगा अभी तक बाहर झांक रहा था। बाहर वीरानी का आलम था। दादा भाई का मुठगांठ और रेती चारपाई के पास ज़मीन पर पड़े थे। लगता था कि वो कहीं किसी शय का बंदोबस्त करने गया है। मैं वापस तख्त पर आकर बैठ गया। मेरे ख्यालात सिद्धारंगनी के गिर्द घूम रहे थे। वो किस तरह फरार हुई होगी, इस वक्त कहाँ होगी, कहीं वो वापस अपने डेरे पर तो नहीं चली गई होगी। अगर ऐसी बात हुई तो मैं उसे एक बार मिलने ज़रूर जाऊंगा। मैं उसे मिले बगैर भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहता था। मैं यूं ही ख्यालात में गुम रहा और वक्त गुजरता चला गया। मुझे किसी मोटर के इंजन की आवाज़ दूर से आती सुनाई दी। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर बाहर देखा। कच्चे रास्ते पर गर्द उड़ाती एक पुरानी फटीचर एम्बेसडर गाड़ी क्वार्टर की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो गैराज के इहाते में आकर खड़ी हो गई। उसमें अपना एजेंट ही सवार था। बाहर निकलकर उसने गाड़ी का बोनट खोलकर झुककर इंजन को देखा, कोने से कनिस्टर उठाया, नलके पर जाकर पानी भरा और रेडिएटर में डालने लगा। पानी डालने के बाद उसने बोनट बंद किया, कनिस्टर दीवार के साथ रखकर रुमाल से हाथ पोंछे, आस्तीन से माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा, जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया, माचिस की तीली नलके की तरफ फेंकते हुए चारों तरफ एक अकाबी नजर डाली और बंद दरवाजे के पास से गुजरते हुए बोला, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, पिछली सीट पर।